तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला के बहुत ही प्यारे कोट के साथ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, इट्स नॉट द किंग्स एंड जनरल्स दैट मेक हिस्ट्री बट द मासेस ऑफ द पीपल। बहुत ही प्यारा कोट है। क्या मतलब है इस कोट का? देखो, इस कोट को समझने से पहले तुम्हें कुछ इवेंट्स को देखना पड़ेगा। इस इवेंट्स में आता है एक हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिविल राइट मूवमेंट और हमारा इंडिपेंडेंस या सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट या इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने हमारे यहाँ पे मूवमेंट थे वो सारे। तो देखो, इन सब मूवमेंट्स में जो वर्ल्ड लेवल पे हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसने मोनार्की का एंड कर दिया और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आया, या फिर सिविल राइट मूवमेंट जो यूएसए में हुआ था ब्लैक लाइव्स के लिए, ब्लैक राइट्स के लिए। हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे इसके अंदर लीडर थे, और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी थे। देखो, तीनों मूवमेंट के अंदर आपको एक चीज पाएगी क्या, कि ये जो सारे मूवमेंट थे, ये जो वर्ल्ड लेवल की जो हिस्ट्री क्रिएट हुई, ये किसने करी? ये करी वहाँ के लोगों ने, मासेस ऑफ द पीपल। कि यही मतलब है कोर्ट का, कि हमारे वर्ल्ड में, इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट होती है वो कोई राजा क्रिएट नहीं करके जाता, वो कोई उसके जनरल्स क्रिएट नहीं करके जाते, बल्कि जो मास होता है, जो लोग होते हैं वहाँ के, वो क्रिएट करते हैं। और वही सारी चीज़ हमें इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट हो गया, सिविल राइट मूवमेंट्स हो गया, जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों ने तख्ता पलट कर दिया अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए। तो यही कुछ एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला का, कि जो हिस्ट्री क्रिएट होती है वो लोगों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो डिस्कशन है रेवोल्यूशन टू रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारे यहाँ पे जो नक्सलाइट्स मूवमेंट होते हैं, ठीक है, नक्सलाइट जो हमारे यहाँ पे रेड कॉरिडोर एरिया है, उससे कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। और अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट आप ये जो आज का टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लें अपने एस्से राइटिंग के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा कि यहाँ से एक डायरेक्ट एस्से आने के चांसेस है। ठीक है, बहुत ही प्यारा ये जो है आज का एडिटोरियल है, इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलो, डिस्कशन स्टार्ट से पहले आपको दो चीज मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो यहाँ पे मार्क्सिज्म और लेनिन और माओइज्म, ठीक है, इन तीन वर्ड्स का नाम लिया गया है। जो मेरे प्यारे बच्चे अभी नए नए हैं प्रिपरेशन के लिए, जिनको ये आइडियोलॉजीज वगैरह क्या होती है कुछ समझ नहीं आता, तो चलो उनके लिए एक बहुत ही ब्रीफ में, बहुत इजीली आपको जो समझने की जरूरत है सीएपीएफ के प्रोस्पेक्टिव से। क्योंकि अगर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको बहुत इन डेप्थ में समझना पड़ता है सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन आपके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है और ऐसे राइटिंग है, तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एकदम बेसिक समझो, क्योंकि ऐसे राइटिंग में उतना ही लिख पाओगे तुम। ठीक है, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म, ठीक है, तीनों जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट को फेवर करती है, कम्युनिस्ट या सोशलिज्म को फेवर करती है। देखो, हम अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। तो एक देखो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में तुम्हें बताता हूँ कि जो कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म कहते हैं पूंजीवाद को। अब पूंजीवाद भी नहीं पता होगा क्या होता है। पूंजीवाद सिंपल टर्म में समझो, जो बिजनेसमैन होता है वो कैपिटलिस्ट होता है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट जो होती है, जो बिजनेसमैन को फेवर करती है, कुछ भी लॉज वगैरह बना रही है, कुछ भी चीज बना रही है, A to Z बना रही है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, वो लॉ जो है वो जो है बिजनेस क्लास है वहां की, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इनको फेवर करती है। तो उस गवर्नमेंट को क्या हम बोलेंगे? कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट होती है वो वहां के गरीबों को फेवर करती है। गरीबों को मतलब कि लोगों के लिए लॉ लेके आती है, लेबर लॉज लेके आ गई। ठीक है, कि जिसके अंदर जो हमारे लेबर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो वैसी जो गवर्नमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया, जो लेबर को फेवर करती है। तो ये लेबर और ये बिजनेसमैन की लड़ाई आज की तो है नहीं, बहुत पुरानी है। कैसे पुरानी है? देखो, जो मार्क्सिज्म था, कार्ल मार्क्स, बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है उसको मार्क्सिज्म कहते हैं। व्लादिर लेनिन जो था रशिया का, उसकी फिलॉसफी लेनिन है, और जो चाइना का माओ था उसकी फिलॉसफी को माओइज्म कहते हैं। ठीक है, तीनों कहीं ना कहीं इसी को फेवर करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसको सारे जो अधिकार है वो ले लेने चाहिए और लोगों के वेलफेयर के लिए करने चाहिए। बेसिकली मार्क्सिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है? देखो, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी कहती है कि दो क्लासेस होती है हमेशा। ठीक है, एक बर्जुआजी क्लास होती है, बर्जुआजी क्लास मतलब बिजनेसमैन वाली क्लास, और एक तो होते हैं प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट कौन होते हैं? जो होते हैं नॉर्मल लोग, जो आम लोग होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, लेबर क्लास जो लोग हो गए,
वो होते हैं प्रोलेटेरिएट, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो बिजनेस होते हैं, बर्जुआजी कहते हैं। कहते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ग्रुपों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। लड़ाई कैसे रहती है कि जो बर्जुआजी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, वो सारी चीज अपने फेवर में करता है, इनका जो लेबर होता है वो खरीद लेता है, सारा प्रॉफिट ये होता है, बनाते ये लोग हैं, ठीक है, जो लेबर क्लास है वो बनाती है, लेकिन सारा प्रॉफिट कौन लेता है, ये उद्योगपति लेता है। तो जो हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि ये हमेशा ऑप्रेस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट वो करोड़ों में कमाता है, इसको सैलरी देता है हजारों में, ठीक है, इसका घर चलना मुश्किल हो जाता है, और ये सारी चीज क्या करता है, हर चीज प्रॉफिट के लिए करता है, इसकी वजह से महंगाई आती है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, सारी चीज की जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में, कार्ल मार्क्स का कहना है कि इसकी वजह से, और ये हमेशा सफर करता है। तो कहता है ज्यादा सफर करता है तो क्या होता है, ये इसके अगेंस्ट में लड़ाई करता है और तख्ता पलट कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं कि मार्क्सिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि द पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, कि क्या है कि बंदूक के दम पे हमें क्या करना है, सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना है, और यही फिलॉसफी हमारे जो नक्सलाइट्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा कैपिटलिस्ट सोशलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी क्या है, सोशलिस्ट की फिलॉसफी है कि सोशलिज्म लाना कैसा है कि तख्ता पलट करना है। कैसे तख्ता पलट करना है, तख्ता पलट करना है बंदूक के दम पे, ठीक है, ताकत के दम पे। वही है जो हमारा रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, वो करेगा कौन करेगा, लेबर क्लास करेगा। किसके अगेंस्ट करेगा, बिजनेसमैन के अगेंस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वही जो है सारी मुसीबत की जड़ है, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो अब चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। बहुत ही प्यारा डिस्कशन है। इतना दिमाग में रखना कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड क्या है, हमारी मार्क्सिज्म की फिलॉसफी, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, ये कौन है, लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। देखो चलो ये भी देख लो, लेफ्ट होते हैं और एक होते हैं राइटिस्ट होते हैं। राइटिस्ट कौन है, कैपिटलिस्ट वाले, ठीक है, बर्जुआजी क्लास वाले। लेफ्टिस्ट कौन है, प्रोलेटेरिएट, कौन, सोशलिज्म वाले। बस समझ आ गया। तो ये जो हमारे लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं मार्क्सिज्म वाले, जो इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये कैसे देखते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारे पास ऊपर ऑपरेशन हो रहा है वो कैपिटलिस्ट की वजह से हो रहा है। और कैपिटलिस्ट को कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसको कैपिटलिस्ट किसको डायरेक्ट करती है, स्टेट को, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो स्टेट है वो हर एक लॉज ऐसे बना रही है जो कैपिटलिस्ट को फॉलो करे, उसको एज अ टूल यूज कर रही है स्टेट को, और उसकी वजह से कौन परेशान होते हैं, आम लोग परेशान होते हैं। तो उस यही व्यू है किसका, लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स का। और इनका तरीका क्या है, जैसे हमने देख लिया, बैरल फ्लो फ्रॉम द पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, आर्म स्ट्रगल, ठीक है, बंदूक के दम पे इनको जो है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है, इसको हटाना है, और इसकी जगह सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लेके आना है कि सब लोगों को समान न्याय हो, वो सारी चीजें हो, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत है कि नेक्सस जो होता है, अगर स्टेट का, स्टेट मतलब होती है गवर्नमेंट, स्टेट का और कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं उनका अगर नेक्सस हो गया तो इसमें हमेशा कौन पिसेगा, इसमें पिसेगी हमारी आम जनता। कैसे इन दोनों का नेक्सस होगा, ये अपना गठबंधन कर लेंगे, स्टेट हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएगी, और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो फिर सर्विस लेके आएंगे, उसका हमसे हाई चार्जेस करेंगे, ठीक है, हमारी महंगाई बढ़ेगी, हमारी पॉकेट से पैसे ज्यादा निकलेंगे, और अगर हम इनके लिए जॉब करेंगे तो हमें सैलरी कम देंगे ताकि हमारे खुद के खर्चे पूरे ना हो पाए। एक एग्जाम्पल, बहुत ही एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, उसमें समझो। देखो अभी मैं अभी गाँव क्या है अपने, ठीक है, अभी थोड़े से काम से गया था, तो मैंने क्या देखा कि पहले ISBT बस अड्डे पे बहुत सारी स्टेट की बसें खड़ी होती थी, ठीक है। अब वहां पे क्या है, स्टेट की बसें नहीं है, ठीक है, स्टेट की बसें नहीं है, तो अब क्या हो गया, उसकी जगह प्राइवेट बसेस आ गई हैं। उनका जो फेयर है वो ज्यादा है, उनकी किराया ज्यादा है, वो मनमानी करते हैं, वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं। तो ये क्या है कि स्टेट ने अपनी जो सर्विस है वो देना बंद कर दिया। ये तो एकदम छोटे स्केल पे है, यही बड़े स्केल पे होगा तो सफर करते हैं लोग। और कैपिटलिस्ट लोग आ गए अपनी खुद की बस लेके कि लो हमारी बस में बैठो, अब इनकी मनमानी चलेगी क्योंकि स्टेट की सर्विस नहीं है और कैपिटलिस्ट है, ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हमसे फेयर ज्यादा लेंगे, टिकट का फेयर ज्यादा लेंगे, ठीक है, और मनमानी करेंगे। एक बस में 10 लोग बैठने चाहिए, 100 लोग घुसाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज होती है। इसकी वजह से कौन सफर करता है, आम लोग सफर करते हैं। और जो हमारे मार्क्सिज्म है वो कहते हैं कि इसका ही तख्ता पलट करना है हमें, किससे, आर्म स्ट्रगल से, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे एग्जाम्पल है नेपाल के अंदर। देखो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। नेपाल में माओइस्ट है, ठीक है। एल सल्वाडोर में यहाँ पे फाब्रो बुंदो है, ये FMLN है, और बहुत सारे मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट फैक्शन है इंडिया और श्रीलंका में भी, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक समझा। लेकिन अभी क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है,
आर्म स्ट्रगल जो है वो इतना ज़्यादा अब इफेक्टिव नहीं रहा। जो हमारी आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट की, लेनिन की, माओ की, ये जो आइडियोलॉजी है आर्म स्ट्रगल वाली, ये इतना ज़्यादा अब इफेक्टिव नहीं रहा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो लेफ्टिस्ट जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं ये भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट में। कैसे? देखो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं जो ये जो अपराइजिंग होती, आर्म अपराइजिंग होती थी, अम्बुश लगा दिया, हमारे फौजियों को मार दिया, हिंसा कर दी, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं वो हिंसा छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। नेपाल में जो माओइस्ट इंसर्जेंसी होती थी 2006 में, वहां पे कॉम्प्रहेंसिव पीस अकॉर्ड आया और उसके बाद जो वहां की जो ये मार्क्सिस्ट थे, माओइस्ट थे, ये कहीं ना कहीं वहां की पॉलिटिकल पार्टी में मिल गए। ठीक है, उसके बाद अल सल्वाडोर का बताया है यहाँ पे जो FMLN है ग्रुप है हमारा, ये फराबुंदो वाला, ये भी वहां पे गुरिल्ला ग्रुप वाला टैक्टिक्स अपनाते थे, हमला करते थे, भाग जाते थे। इन्होंने भी वो चीज छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उसके बाद श्रीलंका में अभी जनता विमुक्ति प्रमुना JVP ग्रुप जो है, इसने भी सेम चीज करी, पॉलिटिकल जो है ग्रुप बना लिया और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गया। इंडिया के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी माओइस्ट, इसका जो आर्म स्ट्रगल है ये अभी भी वैसे का वैसा ही है। ये भी अभी भी आर्म स्ट्रगल कर रही है। छत्तीसगढ़ वगैरह में, दंतेवाड़ा में, सुकमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन इसी का एक और ग्रुप है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो कम्युनिस्ट आ रहा है, कम्युनिस्ट मतलब सोशलिज्म वाला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ML मार्क्सिस्ट और लेनिन लिबरलाइजेशन, ये शिफ्ट होके डेमोक्रेटिक यहाँ पे पार्टिसिपेशन आ गया। इसने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज बताइए कि जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे जो पहले हिंसा करते थे, ठीक है, पहले आर्म रेवोल्यूशन करते थे, जो हमारी मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी थी कि द पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन वाली, कि जो हमें तख्ता पलट करना है वो बंदूक के दम पे करना है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे। नेपाल हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, हमारा श्रीलंका हो गया और इंडिया के अंदर भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो इस आइडियोलॉजी के चेंज के पीछे एक रीजन है क्या, कि जो हमारा आर्म स्ट्रगल है, ठीक है, बंदूक के दम पे जो हम करते हैं, ये रिसोर्स इंटेंसिव है। मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, वही बंदूक खरीदने में, असला खरीदने में, बारूद खरीदने में पैसे लगते हैं। ठीक है, अब इनकम का सोर्स क्या होता है, एक्सटॉर्शन होता है। लेकिन अगर पुलिस पावर जो है, मैन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दे, एक्सटॉर्शन वो कर नहीं पाएंगे, पैसा जनरेट कर नहीं पाएंगे, तो वो जो आर्म स्ट्रगल है वो कंटिन्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो वहां पे वो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म में आ रहे हैं कि सच्चाई को देख रहे हैं कि ये ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, अनसस्टेनेबल है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट। देखो जितने भी आर्म रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है, जितने भी ये जो नक्सलाइट्स हैं, ये कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, है ना। कि आपको पता है कि ये जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पे हो गया, वहां पे जो ये जो माओइस्ट है, ठीक है, ये जो नक्सलाइट्स हैं, ये लोग हम क्यों उनको काउंटर नहीं कर पाते, क्यों उनको पहचान नहीं कर पाते, क्यों मतलब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वही ये सारी चीजें करते हैं। दिन में वो सब्जी बेचते हैं और रात को वो माओइस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि वो जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है, जो पब्लिक सपोर्ट करती थी उनको, वो भी कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वायलेंस हो गया, ये सिविल कैजुअलिटी हो गया, ये ज्यादा दिन तक का खेल नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन तक लोग इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको घर भी चलाना होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड रीजन बताया पब्लिक सेंटिमेंट्स, कि जो लोगों की जो पहले फीलिंग अटैच थी उनके साथ कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल हो रही है। उनको पता है कि स्टेट हमारे लिए कुछ कर सकती है, ये जो माओइस्ट है ये हमारे लिए इतने लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो भी इसके अगेंस्ट हो रहे हैं। और इसी पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए जो माओइस्ट है, जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, वो भी अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और नेक्स्ट बताया यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर में जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसका प्रेशर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। एल सल्वाडोर में बताया है कि यहाँ पे पीसफुल एंगेजमेंट की तरफ जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमें फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया है कि जो आइडियोलॉजिकली इवोल्यूशन हुआ है हमारे इसके अंदर, माओइस्ट ग्रुप के अंदर, ये कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है एकदम। वो अपनी कोर वैल्यू को तो मेंटेन कर रहे हैं, कोर वैल्यू को मेंटेन करते हुए वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं। डिमांड सेम है अभी भी, ठीक है, मतलब उनकी जो कोर वैल्यू है वो अभी भी अनहिंडर्ड है, अभी भी वैसी की वैसी है,
लेकिन जो तरीका था पहले बैरल से पावर को लेने का, वो अब पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली वो प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि भाई जो प्रैक्टिकल वे है अडॉप्ट करने का वो कैसे है, वो उनकी तरफ उनका ध्यान है कि एक्चुअल में उनको अपनी कोर वैल्यू को बचाना है। ऐसा नहीं है कि अगर उनको सोशलिज्म लेके आना है, वेलफेयर लेके आना है, तो जरूरी नहीं है कि बंदूक का ही सहारा लिया जाए। अब वो पॉलिटिकल पार्टी का सहारा ले रहे हैं, अपनी खुद की पार्टी बना ली। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ पे CPI LML है, वैसे ग्रुप बना लिए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो हमारे सिस्टम के अंदर आके अपनी डिमांड को पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता भी है कि हमारी जो इंडिया है ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जो कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों को सपोर्ट करती है, ठीक है। देखो अब अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री देखो अपनी ना, 1990 से पहले का टाइम हम बोलते हैं सोशलिज्म का टाइम था। क्यों? सोशलिज्म का एग्जाम्पल है हमारे PSUs कि जितनी ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी आएगी, ये सारी चीजें होंगी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आएंगे, वेलफेयर स्कीम्स आएंगी, ETC जितनी भी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है और एक्सपेक्ट नहीं कर रही, वो क्या चीजें हैं? वो सारे सोशलिस्टिक मेजर्स हैं। वो क्या है? सारे सोशलिस्टिक मेजर्स हैं। लेकिन 1990 के बाद हमने देखा कि हमने वॉशिंगटन कंसेंसस तो जो थे उसको अडॉप्ट कर लिया। वॉशिंगटन कंसेंसस जो थे वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हमने देखा, लिबरलाइजेशन देखा, फॉरेन कंपनियां हमारे यहाँ पे आ रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये कैपिटलिस्टिक मेजर्स है। तो हमारी इंडिया बेसिकली एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ लेबर लॉज भी हैं जिसके अंदर हम लेबर को फेवर करते हैं, और हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन भी है कि हम क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनियों को फेवर करते हैं। तो ये भी तो मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्या कि जो पहले के इंसर्जेंट्स ग्रुप से आउटकम क्या निकला। अब ये तो शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी तो देखने वाली चीज है। देखो हमने देखा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स, क्या रीजंस थे वो सारा देख लिया। आउटकम क्या निकला कि जो पहले के इंसर्जेंट ग्रुप थे जो सोशल जस्टिस की डिमांड करते थे, इंक्लूसिव गवर्नेंस की डिमांड करते थे। इंक्लूसिव गवर्नेंस मतलब सबके लिए राइट्स हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, इंक्लूसिव हो, सारी चीजें उसकी डिमांड करते थे। तो इनका कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस देखने को मिला है कि इनको लेजिटिमेसी मिली है, गेन करी है इन्होंने लेजिटिमेसी, कि हमारी सोसाइटी ने जो पहले के इंसर्जेंट ग्रुप से उनको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करेंगे भी भाई, उन्होंने बैलेंस करा अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को और अभी जो प्रैक्टिकल डिमांड है उसके साथ, इसलिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक शक होता है पब्लिक का, पब्लिक स्केप्टिसिज्म यहाँ पे बोला है, वो हमेशा रहता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे, ये पर्टिकुलर जो पार्टी थी, ये पहले तो रेवोल्यूशनरीज थी, कि पहले तो ये हिंसा करके अब करती थी, अब ये पॉलिटिकल पार्टी में आ गई, तो ये क्या करेगी हमारे लिए, क्या नहीं करेगी, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में पार्टी है उनके साथ मिल जाएगी, कहीं ये भी नेक्सेस कर देगी। तो ये सारी चीजें हमेशा रहती है कि ये डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे बताई गई हैं, और बेसिकली यही बताया है यहाँ पे कि ये जो शिफ्ट हमें देखने को मिला है, ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है रेवोल्यूशन का। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ही है भाई, जो पुराने वे है वो चल नहीं पाएंगे, तो हमें भी तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या बताया गया, देखो ये सारी चीजें हो रही हैं कि पहले जो हमारे नक्सलाइट्स थे वो मार्क्सिज्म लेनिज्म की आइडियोलॉजी को फेवर करते थे, हिंसा करते थे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लोगों के लिए सारी चीजें करना चाहते थे। देखो होता क्यों है ये, क्योंकि वहाँ पे वेदांता वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, वहाँ के जो जंगल वगैरह है उनको कहीं ना कहीं वो खत्म कर रही है। तो वो हमेशा देखते हैं कि ये क्या है, ये कैपिटलिस्टिक मेजर्स ही तो है जो वहाँ की लोकल ट्रेडिशन को खत्म कर रहे हैं। इसलिए वो बंदूक उठाते थे कि हमें क्या करना है, अपना खुद का ट्रेडिशन बचाना है, सोशलिज्म की गवर्नमेंट लानी है, गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके अपनी खुद की गवर्नमेंट लानी है। अब उन्होंने क्या करा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना चालू कर दिया है। तो लोगों में हमेशा डाउट तो रहेगा कि कहीं ये भी नेक्सेस के जो चक्कर में फंस ना जाए, कैपिटलिज्म की जो गवर्नमेंट है उनके साथ ही नेक्सेस ना कर ले अपने खुद के फेवर के लिए। लेकिन ब्रॉडर इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रस्ट है, देखो यहाँ पे खुद आप सोच के देखो कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स, देखो हमेशा ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना, ये गवर्नमेंट को हमेशा शक की नज़र से देखते थे कि गवर्नमेंट हमारे लिए भलाई नहीं कर रही, हमारे भले के लिए नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए लोग इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब यही जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, यही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भरोसा रख के
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रख रहे हैं तभी तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रख के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या बोलो हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें लोगों का ट्रस्ट बढ़ाएगा, उन ट्राइबल पीपल का ट्रस्ट बढ़ाएगा। एक तो ये ब्रॉडर इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि जब नक्सलाइट ग्रुप्स ही इसमें भरोसा कर रहे हैं तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेकेंड चीज़ एक तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमें ट्रस्ट देखने को मिलेगा, और सेकेंड चीज़ जो हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट देखने को मिलेगा कि जो हमारे सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए हमारी डेमोक्रेसी सक्षम है। सिस्टमैटिक इशू कैपिटलिज्म के साथ, ठीक है, वही एक्सट्रैक्शन करना, उत्पीड़न करना प्रोलेटेरिएट क्लास का, जो हमारी वर्किंग लेबर क्लास है उसका, और यही सारी चीज़ बताई गई है कि अब ये क्या है, अडेप्टेबिलिटी दिखाएगा किसकी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की, कि अब बेसिकली धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आएगा लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम सारी चीज़ें करेंगे। देखो साफ सीधी बात है यहाँ पे क्या कि देखो ये जो लोग थे, जो हमारी मार्क्सिज्म थे, जो हमारे लेनिन थे, माओ थे, जो हमेशा कम्युनिज्म को फेवर करते थे, सोशलिज्म को फेवर करते थे, तो ये हमेशा क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो स्टेट है उसको हमेशा लोगों के लिए वेलफेयर करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटलिस्टिक क्लास है ये स्टेट को एज अ टूल यूज करती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज उठाई। आवाज कैसे उठाई? गन से, ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से, हिंसा से, ठीक है। अब ये जो हिंसा है इतने ज्यादा ये टिकाऊ तो हो नहीं सकती, क्योंकि हिंसा हमेशा चलती नहीं है, चलता हमेशा क्या है, पीसफुल वे, हमारा सत्याग्रह वाला, ठीक है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही क्या कर रहे हैं, ये खुद ही भरोसा दिखा रहे हैं हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो हमेशा गवर्नमेंट बोलती थी कि इसमें भरोसा दिखाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है अब ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है इंडिया में ज्यादा टाइम तक देखने वाली नहीं है, क्योंकि ये खुद ही लोग पॉलिटिकल इसमें आ रहे हैं, और यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। आई होप आपको जो पूरा सिनेरियो है वो समझ आ गया होगा, और आपको अब क्या करना है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लिखने वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये रिटर्न है हमारे पेपर 2 के लिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही प्यारा है, और ये आप डायरेक्ट अगर आपके पेपर में मिल जाए तो मेरे को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या करना कि अब इसको लिखने की ट्राई करना। देखो लिखने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि मैं जो आपको कोट समझाता हूँ डेली, ठीक है, कोट समझाने का मतलब क्या है, देखो हम जब भी ऐसे राइटिंग करते हैं तो हमें अपने ऐसे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एक तो हो गया इंट्रो में, दूसरा हो गया मेन बॉडी में, और तीसरा हो गया कंक्लूजन में, ठीक है। अगर हम अपने ऐसे को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो इंट्रो में क्या लिखना होता है, इंट्रो में बेसिकली आपको बताना पड़ता है कि आप किस चीज को फॉलो करोगे। मतलब क्या होता है कि आपको इंट्रो लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इनमें से एक मेथड होता है हमारा कोट वाला, ठीक है, और बहुत मेरे को इजी मेथड लगता है ये वाला, मेरे को स्टोरी मेथड भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोट वाला मेथड जो है बहुत इफेक्टिव रहता है, इसलिए मैं आपको एक कोट समझाता हूँ। कोट आप लिखो यहाँ पे सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में, कोट लिखने के बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो वहां से क्या होगा कि जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि आप अब मेन बॉडी में क्या डिस्कस करोगे। अब कोड से रिलेटेड चीजों को मेन बॉडी में डिस्कस करो, कंक्लूजन में एक सॉल्यूशन बता के उसको एंड कर दो, ठीक है। ऐसे आपको लिखना होता है एक एसे को, ठीक है। ये और भी ज्यादा इसको लैबोरेटिव वे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी डिस्कशन में बस इतना ही थोड़ा समझो। पॉइंट वाइज मत लिखना, जो पूरा ऐसे होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपका। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं और बहुत सारे बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे सेंड भी करते हैं चेक करने के लिए, मैं देखता हूँ हर एक बच्चों का ऐसे जो है लिखा हुआ, तो मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस करना आपने चालू कर दिया है। तो पॉइंट वाइज मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो जैसे बता रहा हूँ, कनेक्टेड होना चाहिए, पैराग्राफ वाइज लिखना है आपको, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्रैप 4 का। क्या चीज है ये ग्रैप 4? देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 4th स्टेज है हमारा रिस्ट्रिक्शन चल रहा है ग्रैप के अंदर, उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। ये चीज है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले देख चुके हैं, लेकिन ऐसे वाला अभी तक हमने नहीं देखा। देखो इसके अंदर क्या क्या देख चुके हैं उसको नहीं हम रिपीट करेंगे, हम नई चीजों को देखेंगे हमेशा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम रिपीट करेंगे। हमारा जो ग्रैप प्रोग्राम है, ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एयर पॉल्यूशन से। कहाँ पे? दिल्ली और एनसीआर में। बेसिकली ये इमरजेंसी मेजर्स है
जो दिल्ली और एनसीआर में प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन की, हर सर्दियों में प्रॉब्लम आती है कि भैया पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सीवियर और सीवियर प्लस कैटेगरी में चला जाता है, उससे निपटने के लिए हमारा जो एक्शन प्लान है वो है हमारा ग्रैप, ठीक है। और इसको अप्रूव्ड भी कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, ठीक है। केस का थोड़ा नाम याद रखना क्योंकि तुम्हारे पेपर 1 के अंदर डायरेक्टली पूछते हैं यहाँ से। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इम्प्लीमेंटेशन करता है इसका ग्रैप का CAQM। CAQM है हमारा कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन जब ये आया था हमारा ग्रैप वाला, तो एक हमारी जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी थी ये करती थी। अब इसको हटा दिया गया, इसको हटा के हम ये CAQM लेके आ गए हैं, ठीक है। जो CAQM है वो एयर क्वालिटी के ऊपर किसके ऊपर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये अपनी रिपोर्ट देता है, और IMD अपनी रिपोर्ट देता है। इन दोनों की रिपोर्ट के बेस पे ये एयर क्वालिटी को मैनेज करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो करता है, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस क्या क्या होती हैं, स्टेजेस थोड़ा सा याद रख लेना बच्चों, ये सच में इंपॉर्टेंट है कि ग्रैप में आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेज में कौन से मेजर्स आते हैं, दूसरे में कौन से आते हैं, तीसरे में, चौथे में कौन से आते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। पहला जो स्टेज है वो है मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी होती है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है 201 से लेकर 300 के बीच में होता है, तब स्टेज 1 हम लगाते हैं। स्टेज 1 में बेसिकली क्या करते हैं, डस्ट कंट्रोल जितने भी मेजर्स होते हैं वो लेते हैं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, और उसके बाद जो पावर जनरेशन होती है, कोल बेस इंडस्ट्री, इन पे थोड़ा सा रेगुलेशन लगा देते हैं। छिड़काव वगैरह होता है, स्ट्रेट को क्लीन रखना, वो सारे छोटे छोटे जो मेजर्स हैं वो हम करते हैं। स्टेज 2 कब आती है? स्टेज 2 आती है हमारी 301 से 400 के बीच में, जब पॉल्यूशन का जो लेवल है वो वेरी पुअर होता है। इसके अंदर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने खुद के व्हीकल ना लेके जाएं। उसके बाद बैन लगा देते हैं जो जनरेटर्स होते हैं इमरजेंसी को छोड़ के, जो भट्टियां वगैरह होती हैं, ईंट की इंडस्ट्रीज होती हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, जिन पे क्लीनर फ्यूल नहीं होता, उनको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐड कर रही है ना, इसलिए। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं? देखो थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेज आती कब है? जब एयर क्वालिटी हमारा 401 से लेके 450 के बीच में होती है, सीवियर कैटेगरी में होती है। कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा देते हैं, स्कूल वगैरह बंद कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं व्हीकल्स पे। स्टेज 4 के अंदर क्या करते हैं? स्टेज 4 होता है 450 से प्लस, सीवियर प्लस कैटेगरी, इमरजेंसी वाली, ठीक है। दिल्ली के अंदर जितने भी बाहर से व्हीकल्स आते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनको एकदम बैन कर देते हैं, कंप्लीटली बैन कर देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन और डेवोल्यूशन होता है, ऑड इवन स्कीम वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लगाने लग जाते हैं प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है। देखो ये जो मेजर्स हैं ये कोई वाटर टाइप नहीं है। वाटर टाइप मतलब कि ये लगा दिया तो पूरा लगाना ही पड़ेगा। अभी देखो अभी ये सारी चीज़ हुई ना, अभी स्टेज 4 के अंदर आ गए हम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको कंटिन्यू रखो, लेकिन अभी जो है प्राइवेट स्कूल जो स्कूल्स हैं बच्चों के, वो लग रहे हैं अभी भी, ठीक है। उन्होंने रिलैक्स कर दिया हमारे CAQM ने, तो ये एसच इतना वाटर टाइट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या ये छिड़काव वगैरह कब करते हैं। अब मैं बोलूँ आपको कि स्प्रिंकलिंग वगैरह जो मेजर्स है वो 4th स्टेज में करते हैं, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी ना, ये तो स्टार्टिंग में हम चालू कर देते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है गलत है। और जो हमारा डिस्कशन है अब से जो 6 PM को आपके जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाया करेगा। 6 PM इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम मेरे को दो, 6 PM अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ, 6 PM तक रहेंगे 1-1.5 महीने। उसके बाद मैं सुबह चालू कर दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि सुबह मेरे को खुद पर्सनली लगता है कि आप लोगों को ये सुबह देखना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको अभी तुम थोड़ा 6 बजे तक देखो शाम को, उसके बाद हम इसको सुबह चालू कर देंगे। देखो 6 बजे देखने का अपना बेनिफिट भी है इसमें। देखो अगर सुबह तुमने खुद पढ़ लिया डेली डिस्पैच, क्योंकि डेली डिस्पैच का जो ये PDF है ये तो मैं तुम्हें सुबह दे ही देता हूँ, ठीक है, तुमने सुबह खुद पढ़ लिया, शाम तक आते आते आपके माइंड से ये साइंटिफिकली प्रूव भी है, ठीक है, शाम तक आते आते 70% आपके माइंड से वैसे ही साफ हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा, आपको लगता है आता है, लेकिन आपका माइंड आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अगर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो 70% भी रिकॉल नहीं कर पाओगे, 30% तक रह जाएगा। लेकिन शाम को 6 बजे आपने वही सारी चीज दोबारा से एक बार देख ली, ठीक है, देख ली तो क्या होगा, ये जो 70% है ये कहीं ना कहीं आपका जो 70% गायब हो गया था, ये आपका अब 30% में रह जाएगा, कि 70% जो अब याद रहेगा, क्योंकि हमने एक बार रिवाइज कर लिया उस चीज को, ठीक है। तो आप क्या करना,
कि अपना जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि रिवीजन आपका छूटे ना। और ये कुछ और है, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप यही जो मेजर्स हैं ये यहाँ से लिए गए हैं डायरेक्टली, जो हमारी गवर्नमेंट की साइट है वहाँ से आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी इतना इनफ है, मैं बोलूँगा इतना ही रहो, इतना ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अपनी नॉलेज को उस एरिया के अंदर स्पेसिफिक रखना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा पढ़ना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, अभी ये वाला जो था ये मैक्सिमम बच्चों का छूट गया होगा जिन्होंने खुद न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें तुम पकड़ नहीं पाते, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है। अभी श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ये मेला वेला हो रहा है आर्टिशंस का, जो हमारे क्राफ्टमैन्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ है। तो हमें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है। देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जैसे होते हैं वैसे ही सेम ये है कि इसका मोटिव क्या है, पैसे कमाना नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल का नॉन प्रॉफिट। 1964 के अंदर आया था और ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनेस्को की, यूनेस्को की छत्र छाया के अंदर ये जो हमारा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है ये काम करता है, ठीक है। छत्र छाया के अंदर बोल रहा हूँ, उसका ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये चीज़ तुम याद रखना कि यूनेस्को का ये कोई बॉडी वगैरह नहीं है, ये उसकी छत्र छाया के अंदर काम करता है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल देता है क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करता क्या है, ये जो हमारी सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी सिटी जो है वर्ल्ड क्राफ्ट वाली है, कि वहाँ पे कलाकारी है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 5 इसकी रीजनल ब्रांचेज हैं, याद करना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। अफ्रीका में है, एशिया के अंदर है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नहीं है। देखो यहाँ पे इतना थोड़ा सा याद रखना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यहाँ पे यूरोप में आ गया हमारा अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आ गया, लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका ही तो है, ठीक है। और यूरोप हमारा हो गया, एशिया हमारा हो गया, अफ्रीका हमारा हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ हमारा, बस इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता यहाँ पे। उसके बाद हमारी इंडिया के अंदर 4 सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने उसको क्राफ्ट सिटी का दर्जा दे रखा है। कौन कौन सी है, पहली है जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान की सिटी, वहाँ पे पॉटरी, ब्लॉक पेंटिंग और स्टोन क्रेविंग के लिए मशहूर है। पॉटरी में ब्लू पॉटरी, ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ इससे सीएससी के अंदर कि ब्लू पॉटरी कहाँ का है, तो वो जयपुर का है। मालापुरम का है, केरला के अंदर है, ये हैंडलूम के लिए फेमस है। और यहाँ पे कौन सी साड़ी है, कसावू साड़ी, उसके लिए फेमस है। 3rd सिटी हमारी मैसूर सिटी है, मैसूर सिटी कर्नाटका के अंदर है, किसके लिए, स्किल वीविंग के लिए और सैंडल वुड क्राफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी श्रीनगर हो ही गया जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में किसके लिए फेमस है, वालनट को होती है वुड क्राफ्टिंग के लिए, पश्मीना शॉल के लिए और सोजनी एम्ब्रॉयडरी के लिए, ठीक है। ये देखो पश्मीना शॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पश्मीना कोई भेड़ का नाम नहीं है, ये बकरी है, गोट है, जो बकरी से ऊन निकालते हैं ना उसको वो कहते हैं पश्मीना शॉल, उससे बनती है। पश्मीना वैरायटी है गोट की, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। लॉन्च 2014 में हुआ था। अब तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी आज के लिए ही है। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इजी लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि अभी तुमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। यही क्वेश्चन मैं तुम्हारी टेस्ट सीरीज में दे रहा हूं तो तुम आंसर करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे इसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सुबह खुद पढ़ो और शाम को 6 बजे यहाँ से देख लो तो तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा और ये माइंड में स्टिक हो जाएगा और क्वेश्चन आने ही आने हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब 55th जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था गोवा के अंदर, हम इसके बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसमें अपडेट्स आई हैं अभी, क्योंकि उस टाइम में तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अभी ये स्टार्ट होके खत्म भी हो रहा है। तो इसके जो की अवार्ड्स हैं उसको देख लेते हैं, कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीएपीएफ के अंदर। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो बेस्ट फिल्म कौन सी थी, टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। टॉक्सिक फिल्म लुथेनियन फिल्म मेकर सोले बिलिवाते की थी। बेसिकली क्या उसने क्या दिखाया था अपनी मूवी में, उसने दिखाया था कि जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी होती है वहाँ पे वहाँ की क्या रियलिटी होती है उसको दिखाया था हमारी टॉक्सिक फिल्म में, ठीक है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, विक्रांत मैसी को। लियोनेस मैसी का भाई नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, विक्रांत मैसी को मिला 12वीं फेल फिल्म के लिए। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, बोगडैम मुरेसानु को, ठीक है। किसके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, रोमानिया का है, ट्रेजिक कॉमेडी के लिए।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हमारे फिलिप नॉइसी को। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो सारा ऐसे ही है। ठीक है, बाकी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, जो हमारा प्रीवियस हमारा डिस्कशन है उससे तो थोड़ा देख सकते हो तुम। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है K4 के ऊपर। देखो K9 से रिलेटेड मैंने तुम्हारे टेस्ट सीरीज में दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर नहीं करा उसका। K9 बेसिकली कुत्ते का डॉग की वैरायटी है। ठीक है, डॉग की ब्रीड है जो पुलिस वगैरह यूज करती है K9, लेकिन जो K4 है वो अलग चीज है। K4 क्या है? हमारी ब्लास्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल है जो अभी INS अग्निहातो से हमने लॉन्च की है बे ऑफ बंगाल में, और ये हमारी फर्स्ट एवर ऐसी लॉन्च सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि K4 क्या चीज है, फर्स्ट एवर है। देखो लिखा हुआ है फर्स्ट एवर। तो हमने कहां से लॉन्च करी, क्या चीज है, कहां पे लॉन्च करी, बे ऑफ बंगाल में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइट्स है वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पढ़ा करो। देखो हाईलाइट्स मैं क्यों करता हूं, देखो कई बच्चों को समझ नहीं आता कि हाईलाइट्स क्यों होती है। हाईलाइट्स होती है कि जब तुम एक बार तुमने पढ़ लिया, ठीक है, एक बार तुमने वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, अब हर बार तो तुम ऐसे नहीं करोगे ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे। हर बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों से बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से एक महीने पहले भी तुम्हें पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाके तुम मैक्सिमम आंसर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। और वो कैसे होगा? वर्ड टू वर्ड पढ़ के तो तुम एक महीने में पूरा सिलेबस जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें बहुत फ्रीक्वेंटली उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कीवर्ड्स का मतलब क्या है, बाकी सारी स्टोरी ऑलरेडी तुम्हारे माइंड में। ठीक है, इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि तुम सिर्फ हाईलाइट्स कर पढ़ो लास्ट वाले दिनों में। अब बाकी कुछ नगेट्स है। नगेट्स बेसिकली क्या होता है कि छोटी छोटी बस बट इंपॉर्टेंट न्यूज जो होती है, जो वन लाइनर का तुम्हारा काम कर सकती है, कि एक लाइन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या करा, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट एवर ऐसी कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा लॉ लेके आई है कि सोशल मीडिया पे उसने बोला कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से जो कम के बच्चे हैं उनका खुद का अकाउंट नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब वगैरह जैसे ये सारी चीज़ों में उनका खुद का अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये लॉ लाने वाली ऐसी पहली कंट्री बनी है ऑस्ट्रेलिया, तो तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हांगकांग, ये वाली तो 27 तारीख की न्यूज़ में आ गया था। हांगकांग सेम सेक्स कपल जो हैं उनको हांगकांग ने हाउसिंग का राइट, साथ रहने का राइट और इनहेरिटेंस का राइट दिया है। कहाँ पे? हांगकांग के अंदर। बस ये थोड़ी सी छोटी छोटी न्यूज़ है, तुमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। बाकी तुम लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम पास आएंगे उस टाइम में एक और गिफ्ट है मैं तुम्हारे लिए, कि जो पूरे साल का जो कंटेंट होगा हम उसको रिवाइज करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली, टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करके, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो तुम उसको 100% आंसर कर दो। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन।